बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऐसा है कि अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, क्रोनिक लेग अल्सर्स। ठीक है ना। क्रोनिक लेग अल्सर्स पढ़ने से पहले हम अल्सर्स के बारे में कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एमसीक्यूज़ में से देखें कि वो अल्सर जो कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की वजह से हो, उसको मार्टोरेल अल्सर बोलते हैं। ठीक है ना। इसको मार्टोरेल देखें। उसके बाद वो अल्सर जो स्क्वेमोस कार्सिनोमा की वजह से हो या फिर एक्सटर्नल के बर्न की वजह से हो, उसको मार्जुलिन अल्सर कहते हैं। ठीक है। ये फिर आगे जाके स्क्वेमोस कार्सिनोमा बना लेगा। माइक्रो एरोफिलिक स्ट्रेप और स्टेफ की वजह से दोनों मिल के जो इन्फेक्शन करा के जो अल्सर करते हैं उसको मेलिनेस अल्सर बोलते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा कुशिंग्स अल्सर दो रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से ये गैस्ट्रिक अल्सर्स बन जाते हैं, जिनको हम कुशिंग्स अल्सर कहते हैं। इसी तरह कर्लिंग्स अल्सर इनहेलेशनल बर्न की वजह से जो अल्सर्स हजमे में बनते हैं, हमारे मैदे में बनते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्लिंग्स अल्सर, कर बर। ठीक है। तो ये याद रखना, दोनों के दोनों अल्सर्स गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं। ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद आ जाए ट्रॉफिक और न्यूरोट्रॉफिक अल्सर, जो दोनों जो है ये फिर अनट्रीटेड लोअर लिम्ब वेनस अल्सर्स, इनको हम ट्रॉफिक अल्सर्स कहते हैं। ठीक है ना। क्या, ट्रॉफिक और न्यूरोट्रॉफिक अल्सर्स, अनट्रीटेड लोअर लिम्ब वेनस अल्सर्स। ठीक है। इसी तरह मेलम परफोरेंस पेडिस जिसको है वो है ट्रॉफिक अल्सर्स ऑन सोल ऑफ द फुट में मेलम परफोरेंस पेडिस अल्सर्स होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अब हम इसकी अगर डेफिनेशन पे जाएं क्रोनिक लेग अल्सर्स की, तो क्रोनिक लेग अल्सर क्या होता है? अल्सर होता है डिफेक्ट इन द स्किन को अल्सर कहते हैं, डिफेक्ट इन एपिथेलियम या फिर स्किन। ठीक है। अब लेग मतलब बिलो द लेवल ऑफ द नी जो पार्ट होता है बॉडी का, उसको लेग कहते हैं। और क्रोनिक से क्या मुराद लेंगे यहाँ पे? फॉर मोर देन 6 वीक्स हो ये अल्सर तो क्रोनिक बन जाएगा। और इट शोज नो टेंडेंसी टू हील आफ्टर 3 और मोर मंथ्स। ठीक है ना। ये क्रोनिक लेग अल्सर कहलाता है। तो एक ऐसा डिफेक्ट इन द स्किन जो कि बिलो द लेवल ऑफ द नी हो और जो कि 6 वीक्स से ज़्यादा उसको लगे हों, ठीक नहीं हो रहा हो, और इट शोज़ नो टेंडेंसी, या कि कोई इसको 3 या ज़्यादा महीने के बाद भी ये कोई हीलिंग प्रोसेस में नज़र नहीं आ रहा हो, तो उसको हम क्रोनिक लेग अल्सर्स कहते हैं। याद रखें, यहाँ पे वीक्स है, यहाँ पे 3 और मोर मंथ्स है। ठीक है ना। तो अब हम क्लासिफाई करते हैं, किसको क्लासिफाई करते हैं? क्रोनिक लेग अल्सर्स को। ठीक है ना। तो याद रखें कि 70% ऑफ द क्रोनिक लेग अल्सर्स जो है होते हैं दे आर रिलेटेड टू क्रोनिक वेनस इंसफिशिएंसी। ये CVI जो मैंने लिखा है, दिस इज़ क्रोनिक वेनस इंसफिशिएंसी। 22% ऑफ द जो CLUs होते हैं दे आर ड्यू टू आर्टीरियल डिजीज़। ठीक है। ठीक है। तो रिमेनिंग कितने बचते हैं? 70, 20, 90, 92 तो हो गए। रिमेनिंग जितने भी हैं वो वे फिर वेरियस फैक्टर्स की वजह से होते हैं। ये वेरियस फैक्टर्स हम आपको यहाँ पे डिटेल से बताएंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हीमेटोलॉजिक फैक्टर्स की बात करें तो सिकल सेल डिजीज़ की वजह से, या फिर इसको क्या कहते हैं, इसमें सबसे पहले देखें हमने एक निमोनिक बनाया हुआ है। ठीक है। HIT हिट। ठीक है। तो हेमेटोलॉजिक इन्फेक्शंस, ट्रॉमा और ट्यूमर। ठीक है। फिर VPN, हमारा VPN जो होता है इंटरनेट का VPN, वेस्कुलर पेनिकुलाइटिस और पायोडर्मा। ठीक है। और ये 2 P हैं। ठीक है। और न्यूरोपैथिक। ठीक है। फिर हमारे पास MS। ठीक है। MS से मेटाबॉलिक आता है और स्पेशल केसेस आते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अब हम बात करें हेमेटोलॉजिक, जो हम असल में पढ़ रहे हैं वेरियस फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, ये फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। जो कि ऑलमोस्ट 5 to 10% ऑफ द क्रोनिक लेग अल्सर्स की कॉजेज़ ये हैं। ठीक है। बाकी जो 22% का हमने बताया आर्टीरियल डिजीज़ है, और 70% का हमने बताया क्रोनिक वेनस इंसफिशिएंसी की वजह से। ठीक है ना। तो हेमेटोलॉजिक कॉजेज में देखो, सिकल सेल डिजीज़ है, क्रायोग्लोबिन्यूरिया इसको बोलते हैं, CG। ठीक है। और उसके बाद आई से इन्फेक्शंस में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शंस, प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस की वजह से भी क्रोनिक लेग अल्सर्स हमें नज़र आते हैं। ठीक है। इसी तरह ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा में फिर बर्न्स,
प्रेशर और इंजरीज की वजह से ये आपको मिल सकते हैं CLUs, ठीक है। ट्यूमर, फिर बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ये हो गया। उसके बाद वेस्कुलर जो कॉजेज़ हैं, वेस्कुलर कॉज में आर्टीरियल वेन और फिर मिक्स्ड कॉजेज़ हो सकते हैं आर्टरी और वेन के, ठीक है। पेनिकुलाइटिस में फेट नेक्रोसिस, नेक्रोबायोसिस, लिपोडिका भी इसमें एक कॉज है क्रोनिक लेग अल्सर्स का। नेक्स्ट अगर बात करें तो पायोडर्मा गैंग्रीनोजम है, P से और N से न्यूरोपैथिक जो है डायबिटीज़ टेबीज डोर्सलिस या सेरिंगोमाइलिया, ठीक है। डायबिटीज़ टेबीज डोर्सलिस सेरिंगोमाइलिया। और उसके बाद मेटाबॉलिक में डायबिटीज़ अगेन गाउट है, और उसके बाद प्रोलीडेज डेफिशिएंसी है, ठीक है। मेटाबॉलिक में देखें डायबिटिक है, गाउट है, प्रोलीडेज डेफिशिएंसी या प्रोलाइडेज डेफिशिएंसी। तो मेटाबॉलिक में देखो तो डायबिटीज़ मेटाबॉलिक में भी है, डायबिटीज़ न्यूरोपैथिक में भी है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल केसेस में देखो तो हाइपरटेंसिव अल्सर्स एक कॉज बनते हैं क्रोनिक लेग अल्सर्स के लिए, ठीक है। तो अब हम वेनस अल्सर्स पढ़ेंगे। वेनस अल्सर्स देखिए हमने पहले भी बताया था कि जो क्रोनिक वेनस इंसफिशिएंसी होती है ना, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्या क्रोनिक लेग अल्सर्स, ठीक है ना। यानी कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लेग अल्सर्स, यानी 72% ये क्रोनिक वेनस इंसफिशिएंसी की वजह से होती है। अब होता क्या है इसमें, वेनस वॉल्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं वेनस वॉल्व डैमेज की वजह से। कौन कौन सी, वेनस हाइपरटेंशन होती है, स्टेसिस ऑफ द ब्लड होती है, और एक्सट्रावेजेशन ऑफ द ब्लड इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू होती है, ठीक है ना। तो ये जो तीन कॉजेज़ होते हैं ये बनती हैं वेनस डैमेज टू द वेनस वॉल्स के डैमेज टू द वेनस वॉल की वजह से, ठीक है ना। इसकी वजह से ये होता है, इनकी वजह से फिर क्रोनिक लेग अल्सर्स बनते हैं। अब ये कैसे होता है, तो इसके थ्योरीज़ हैं, ठीक है, कुछ थ्योरीज़ हैं। थ्योरीज़ में से 3 थ्योरीज़ हम पढ़ेंगे एक एक करके। इसमें जो हमारी पहली थ्योरी है वो है फाइब्रिन कफ थ्योरी। फाइब्रिन कफ थ्योरी में एक पेशेंट होता है जो कि किसका पेशेंट है, ये वेनस वेरिकोज वेन का पेशेंट है, ठीक है, वेरिकोसिटी का पेशेंट है। वेरिकोज वेन्स की वजह से क्या होता है, वेनस प्रेशर जो होता है इंतहाई रेज कर जाता है। जब वेनस प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तो ये डैमेज करता है किसको, कैपिलरीज को, कैपिलरीज आर डैमेज, ठीक है। अब इसकी वजह से जब ये चीज़ें होती हैं तो इंस्यू क्या होता है, इंस्यू क्या होता है कि इंक्रीज होता है साइज और इंक्रीज होती है लेंथ किसकी, कैपिलरीज़ की साइज़ इंक्रीज़ होती है, लेंथ इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से साथ में फिर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ जाते हैं। इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की वजह से क्या होता है कि पेरी वेस्कुलर फाइब्रिन कफ जो होता है ना, पेरी वेस्कुलर फाइब्रिन कफ बन जाता है। इनकी वजह से बन क्या जाता है, पेरी वेस्कुलर फाइब्रिन कफ, ठीक है। अब जो पेरीवेस्कुलर फाइब्रिन कफ जो है ये क्या क्या इस पे होता है, इसमें होता है F से फाइब्रिन, ठीक है। और उसके बाद टाइप 4 कोलेजन इसमें होता है, 4, ये तीनों चीज़ें 4 कोलेजन, F फॉर फाइब्रिन और F से फाइब्रोनेक्टिन। अब ये फाइब्रोनेक्टिन क्या होता है, ये तो हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है, ठीक है। अब ये जो पेरीवेस्कुलर फाइब्रिन कफ होता है जिसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं FFF, ठीक है, ये क्या करता है, ये एक्ट करता है एज अ बैरियर एक्ट करता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का जो होता है ना एक्सचेंज, उसको ये रोकता है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, अल्सर। तो ये एक थी थ्योरी, क्या थी, फाइब्रिन कफ थ्योरी, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी जो थ्योरी है वो है वाइट सेल थ्योरी। हमने कहा था ना कि जो 3 थ्योरीज हैं, एक हमने फाइब्रिन कफ थ्योरी पढ़ी, दूसरी हमारे पास है वाइट सेल थ्योरी। ये थ्योरीज किस चीज़ की हैं, ये थ्योरीज हैं कि वेनस अल्सर्स बनते कैसे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें कि वाइट सेल थ्योरी में क्या होता है, सबसे पहले वेनस हाइपरटेंशन होता है। वेनस हाइपरटेंशन की वजह से सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ वाइट सेल्स होती है, ठीक है ना। सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ वाइट सेल्स की वजह से फिर ये वाइट सेल्स फिर एक्टिवेट हो जाते हैं। ये वाइट सेल्स एक्टिवेट होने के बाद सिक्रीट करते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। जब प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ये सिक्रीट करते हैं ना तो होता क्या है, वही जो आफ्टर सेवरल इवेंट्स के बाद ये क्या होते हैं, लेग अल्सर्स बन जाते हैं।
ठीक है। तो ये पूरी की पूरी है वाइट सेल थ्योरी। ठीक है। अब जो तीसरी थ्योरी है वेनस अल्सर्स की, वो है मैक्रोमोलिक्यूल्स। देखें, वेनस हाइपरटेंशन है, साथ में एंडोथेलियल इंजरी हुई है, ये दोनों फैक्टर्स क्या कराते हैं, ये इसकी वजह से क्या होती है, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं लीक कर जाते हैं डर्मिस में। ठीक है, लीक कर जाते हैं, ये कहाँ, डर्मिस में। ठीक है, डेफिनेटली अल्सर्स है ना, अल्सर्स तो डर्मिस स्किन में ही बनेंगे ना, तो ये लीक करते हैं डर्मिस में। अब डर्मिस में ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स को, और किसको ट्रैप करते हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन्स को ये ट्रैप करते हैं। जब इन दोनों को, ग्रोथ फैक्टर्स और मैट्रिक्स प्रोटीन को ट्रैप करते हैं ना, तो ये फिर क्या होता है, मेक देम अनअवेलेबल फॉर मेंटेनिंग टिश्यू इंटेग्रिटी एंड रिपेयर प्रोसेस। फिर क्या होता है, सिंपली अगर मैं बताऊं तो ये दोनों जब ट्रैप होते हैं डर्मिस में, तो रिपेयर प्रोसेस चल नहीं पाता और टिश्यू इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होते हैं, अल्सर्स बनते हैं। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल थ्योरी थी, तीसरी थ्योरी। ठीक है। अब देखें क्लिनिकली जो वेनस अल्सर होता है, वेनस अल्सर ये होता है इरेगुलर इन शेप होता है, पहली बात तो ये है। ठीक है ना, और वेल डिफाइंड बॉर्डर्स के साथ होता है। ठीक है, इन वेल डिफाइंड बॉर्डर्स ये जो होते हैं, ये अक्सर ये कवर्ड होते हैं येलो और वाइट एक्सुडेट के साथ, ये कवर होते हैं। ठीक है ना, वेनस अल्सर जो होता है, दैट इज सराउंडेड बाय इरिथेमेटस एंड लिपोडर्मेटोस्क्लेरोटिक स्किन। ठीक है, ये दो चीज़ें इसको कवर करती हैं, सराउंड करती हैं। ठीक है ना, पहले तो ये अल्सर होता है, एक इरेगुलर शेप्ड अल्सर होता है ऐसे, उसके बाद इसके बॉर्डर्स जो होते हैं ना, वो येलो और वाइट एक्सुडेट से मिलके कवर होते हैं, जबकि सराउंडिंग जो स्किन होती है वो इरिथेमेटस और लिपोडर्मेटोस्क्लेरोटिक होती है। ठीक है, स्क्लेरोटिक सख्त, ठीक है ना, स्किन, लिपो मतलब फैटी। ठीक है, उसके बाद लोकेशन, अगर मोस्ट कॉमन लोकेशन की बात की जाए वेनस अल्सर्स की, तो ये डिस्टल एंड मीडियल एस्पेक्ट्स ऑफ द लेग में ये होते हैं। सही है ना, लेग के, डेफिनेटली लेग अल्सर्स की बात कर रहे हैं ना, तो लेग के डिस्टल और मीडियल एस्पेक्ट्स में ये आपको नजर आएंगे बहुत सारे पेशेंट्स में। ठीक है ना, यहाँ मैं आपको बताऊँ कि वैसे तो जो मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ द वेनस अल्सर्स है वो है डिस्टल एंड मीडियल एस्पेक्ट्स ऑफ द लेग है, लेकिन लेटरल वेनस अल्सर्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो जो लेटरल वेनस अल्सर्स होते हैं, दीज आर एसोसिएटेड विथ इनसफिशेंसी ऑफ द शॉर्ट सेफनेस वेन। ठीक है ना, यहाँ पे जो है शॉर्ट सेफनेस वेन की एनाटॉमी आपको आती है, तो आपको पता चलेगा कि लेटरल वेनस अल्सर्स में इसका कैसे रोल बनता है। ठीक है, ठीक है ना, तो देखें जो डायग्नोसिस होती है किसकी, वेनस अल्सर्स की डायग्नोसिस हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही कर सकते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन को मैं CE बोलता हूँ। ठीक है, इसके अलावा याद रखें यहाँ पे देखें इरिथेमेटस और लिपोडर्मेटोस्क्लेरोटिक स्किन की बात की थी हमने, तो ये लिपोडर्मेटोस्क्लेरोटिक स्किन को मैं LDS बोलता हूँ। ठीक है, LDS लिपोडर्मेटोस्क्लेरोटिक स्किन। ठीक है, इसी तरह क्लिनिकल एग्जामिनेशन को मैं CE बोलता हूँ। सही है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि हम डायग्नोसिस करते हैं वेनस अल्सर्स की, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब देखें क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अलावा देखें नॉन इन्वेसिव जो वेनस इमेजिंग जो होती है, नॉन इन्वेसिव वेनस इमेजिंग विथ डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत पड़ती है। क्यों, कब ये इंडिकेट होता है, ये दिस टेस्ट इज इंडिकेटेड इफ़ द डायग्नोसिस इज़ नॉट क्लियर ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और फिर सर्जिकल इंटरवेंशन इज़ बीइंग कंसिडर्ड। तो ये हम सर्जिकल इंटरवेंशन करने से पहले हम नॉन इन्वेसिव, ये देखो नॉन इन्वेसिव NIVI, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, विथ डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड करते हैं। अब डुप्लेक्स नॉन इन्वेसिव NIVI विथ डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड ये क्या करता है, ये असेस करता है, क्या असेस करता है, रिफ्लक्स और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ क्या, सुपरफिशियल, डीप एंड परफोरेटिंग वेन्स को। ठीक है, ठीक है। अब हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं वेनस अल्सर्स की, तो सबसे पहले हमारे पास कंप्रेशन थेरेपी। ठीक है ना, कंप्रेशन थेरेपी याद रखें, एक तो ये कंट्रोल करती है एडिमा को, ठीक है ना, और दूसरा हम इससे क्या करते हैं, ट्रीट भी करते हैं वेनस अल्सर्स को, और रिस्क ऑफ न्यू अल्सर्स को भी डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, नए अल्सर्स बनने भी नहीं देती, पुराने अल्सर्स की ट्रीटमेंट भी करती है क्या, कंप्रेशन थेरेपी। ठीक है ना, अच्छा, अब ये होता ये है कि इस कंप्रेशन थेरेपी को हम नहीं देते
किस केस में? इन केस ऑफ आर्टीरियल डिजीजेस हम कंप्रेशन थेरेपी नहीं करते। ठीक है ना। तो कंप्रेशन थेरेपी से कैसे दी जाती है? अब ये कैसे दी जाती है? दी जाती है ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग से और मल्टी लेयर्ड कंप्रेशन बैंडेजेस से दी जाती है। ये फिर क्या करते हैं? मल्टी लेयर्ड कंप्रेशन बैंडेजेस क्या करते हैं? 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक प्रेशर हमें देते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो एक तो हो गई कंप्रेशन थेरेपी। ठीक है, दूसरी हो गई हमारे पास डेफिनेटली ड्रग थेरेपी में हम क्या करते हैं? ड्रग थेरेपी में हम या फिर ड्रग थेरेपी इसको या फिर फार्माकोथेरेपी बोल दो। ठीक है ना। ठीक है ना। तो याद रखें सबसे पहले कि ड्रग थेरेपी में एंटीबायोटिक्स हम यूज़ नहीं करते। ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स हम यूज़ नहीं करते और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स इसमें कोई रोल प्ले भी नहीं करते। ठीक है ना, इसलिए हमें क्या ज़रूरत है एंटीबायोटिक्स देने की? तो दूसरा ड्रग क्या है? पेंटोक्सीफाइलिन ये इज़ अ हेल्पफुल ड्रग, लेकिन ये ड्रग जो है इट इज़ नॉट यूज वाइडली। ठीक है ना, तो क्यों वाइडली यूज़ नहीं होती ये हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखिए एनर्जेसिया, दर्द तो होता है पेशेंट को। ठीक है, एडिक्वेट हम एनर्जेसिया देते हैं और स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़े तो स्किन ग्राफ्टिंग भी करते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग से क्या होता है? अल्सर की हीलिंग में मदद मिलती है। ठीक है, फिर सर्जरी हम प्लान कर सकते हैं। सर्जरी अगर तो कोई पेशेंट है जिसको क्रोनिक वेनस लेग अल्सर्स हैं और इसके अलावा सुपरफिशियल वेनस रिफ्लेक्स भी है उसको। ठीक है, ठीक है, ऐसे पेशेंट्स में हम सुपरफिशियल जो वेनस सर्जरी प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना। कैसे पेशेंट्स में? ऐसे पेशेंट्स जो क्रोनिक वेनस लेग अल्सर्स हैं और सुपरफिशियल वेनस रिफ्लेक्स भी इनको हो रही है। ठीक है ना। ये क्या होती है? इससे क्या होता है? इसके रिकरेंस इनका कम हो जाता है। ठीक है ना। एक हाई यील्ड पॉइंट इस जगह में याद रखें कि ये जो सर्जरी है सुपरफिशियल वेनस सर्जरी ये डिक्रीज़ करती है रिकरेंस को। याद रखें ये डज़ नॉट इम्प्रूव नहीं करती। ठीक है ना, अल्सर हीलिंग रेट को ये इम्प्रूव नहीं करती, जबकि ये इम्प्रूव करती है किसको? या फिर इम्प्रूव या रिड्यूसेस 12 मंथ्स रिकरेंस रेट को ये कम करती है अल्सर्स के। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, हमने वेनस अल्सर्स के बारे में डिटेल से बात की। यहाँ पे अब हम आर्टीरियल लेग अल्सर्स की बात करते हैं। आर्टीरियल लेग अल्सर्स ALU। ठीक है, ये अल्सर्स क्यों बनते हैं? आर्टीरियल लेग अल्सर्स अकर एज अ रिजल्ट ऑफ या फिर ड्यू टू रिड्यूस्ड आर्टीरियल ब्लड फ्लो। ठीक है, ड्यू टू रिड्यूस्ड आर्टीरियल ब्लड फ्लो एंड सब्सिक्वेंट टिश्यू परफ्यूजन की वजह से आर्टीरियल लेग अल्सर्स बनते हैं। ठीक है ना, याद रखें कि आर्टीरियल ओक्लूजन हो या फिर आर्टीरियल ओक्लूजन हो एनी कॉज आर्टीरियल ओक्लूजन ऑफ एनी कॉज हो या फिर आर्टेरियोलर ओक्लूजन ऑफ एनी कॉज हो, इसकी वजह से क्या होता है? इस्कीमिया इंस्यू कर जाता है। जब इस्कीमिया हो जाता है तो फिर आपको पता है कहीं भी इस्कीमिया टू द स्किन हो। ठीक है ना, डेफिनेटली, या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू हो तो इसकी वजह से क्या होता है? अल्सरेशन हो जाती है। ठीक है, ठीक है, एक बात याद रखें कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से अगर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ हो, डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से अगर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ PVD पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ हो, माइक्रोवेस्कुलर या मैक्रोवेस्कुलर इश्यूज़ की वजह से, ठीक है ना, या मैक्रोवेस्कुलर डिजीज़ की वजह से पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ हो, या फिर वेस्कुलाइटस की वजह से पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ हो, तो ये पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ क्या करती है? इस्कीमिक लेग कॉज का क्रिएट करती है। इस्कीमिक लेग मतलब इस्कीमिया टू द स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसकी वजह से क्या होती है? जिसकी वजह से अल्सरेशन होती है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो अल्सरेशन होती है ये एक पेनफुल कंडीशन होती है और जो याद रखें कि आर्टीरियल अल्सरेशन जो होती है, आर्टीरियल अल्सरेशन ये कहाँ होती है पता है? टिपिकली मोस्ट कॉमन लोकेशंस की बात की जाए तो टोस में, हील्स में और बोनी प्रोमिनेंसेस जहाँ पे मेलियोलस हो गया इधर उधर की जो भी हैं उन जगहों पे ये ज़्यादा होती है क्या? आर्टीरियल अल्सरेशन। ठीक है, ठीक है ना। ये जो आर्टीरियल अल्सर होता है ये पॉइंट्ड आउट होता है और इसके अलावा इसके जो एजेस होते हैं वो वेल डिमार्केटेड होते हैं और पेल नॉन ग्रेनुलेटिंग एंड नेक्रोटिक बेस के साथ होता है। ठीक है ना, इसकी बेस जो होती है आर्टीरियल अल्सर की
पेल होती है, नॉन ग्रेनुलेटिंग और नेक्रोटिक होती है। पेल होती है, नॉन ग्रेनुलेटिंग और नेक्रोटिक होती है, ठीक है ना। और याद रखें पेरिफेरल पल्सेस जो होती हैं ना इस अल्सर के पेशेंट्स में वीक होती हैं और इम्पैल्पेबल होती हैं, ठीक है ना। तो वीक एंड इम्पैल्पेबल पेरिफेरल पल्सेस। देखें रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए आर्टीरियल लेग अल्सर्स की, तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, बर्गर्स डिजीज़ हो गया, हाइपरटेंशन, ठीक है ना, और स्मोकिंग हो गया, और ओबेसिटी एंड इंक्रीज्ड एज, ठीक है। ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स हैं किसके लिए, आर्टीरियल जो है ना लेग अल्सर्स के, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो HL है ये हाइपरलिपिडीमिया है। हाइपरटेंशन और हाइपरलिपिडीमिया दोनों के दोनों कॉजेज़ है और रिस्क फैक्टर्स हैं किसके, आर्टीरियल लेग अल्सर्स के। तो एक बार क्लोज लुक दे दें इनको, ठीक है। ठीक है ना। तो जो ट्रीटमेंट हम आर्टीरियल लेग अल्सर्स की करेंगे वो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप पेन मैनेज करेंगे एनाल्जेसिया के साथ, इन्फेक्शन मैनेज करेंगे आप एंटीबायोटिक्स के साथ, ठीक है ना। उसके बाद देखें कि सर्जिकल रीवेस्कुलराइजेशन, ठीक है ना, सर्जिकल रीवेस्कुलराइजेशन उस वक्त करेंगे जब एंकल टू ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स, एंकल टू ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स, ठीक है ना, ये अगर लेस देन 0.7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो तो हम सर्जिकल रिवेस्कुलराइजेशन। अब सर्जिकल रिवेस्कुलराइजेशन हम कैसे करेंगे, एक तो एंडोल्यूमिनल टेक्निक है इसकी से कर सकते हैं, और बाईपास सर्जरी से हम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारे पास ड्रग्स, ठीक है। तीसरी ट्रीटमेंट मेथड ड्रग्स में हमारे पास है सिलोस्टाजोल या फिर साइलोस्टाजोल बोलो, ठीक है, या सिलोस्टाजोल बोलो। ये एक टाइप 3 फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर है, ठीक है ना। यहाँ पे हम सारे के सारे क्या करेंगे, फॉस्फोडाइस्ट्रेसिस एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है। तो सिलोस्टाजोल, ठीक है। तो सिलोस्टाजोल जो है ये एक टाइप 3 फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर, लेकिन ये इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में हम यूज़ करते हैं। इसमें ये क्या करता है, ये पेन को रिड्यूस करता है और उसके अलावा वॉकिंग टाइम को ये इंक्रीज़ करता है, ठीक है ना। तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में हम सिलोस्टाजोल देते हैं, लेकिन याद रखें बुक में क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट इंडिकेटेड इन आर्टीरियल अल्सर्स, ठीक है ना, याद रखें। ये एक MCQ बन सकता है, फ्यूचर MCQ, ठीक है ना। ठीक है ना। अब हम देखते हैं न्यूरोजेनिक अल्सर्स देखें कोई भी न्यूरोपैथी किसी भी कॉज की न्यूरोपैथी, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से हुई न्यूरोपैथी, लेप्रोसी की वजह से हुई न्यूरोपैथी, अल्कोहल की वजह से हुई न्यूरोपैथी, यूरेमिया की वजह से न्यूरोपैथी, नर्व इंजरी की वजह से जो न्यूरोपैथी, या फिर ट्रांसवर्स माइलाइटिस की वजह से जो न्यूरोपैथी है, ये न्यूरोपैथी, ठीक है ना, एनेस्थीसिया ऑफ द लिम्स कराती है, ठीक है। डेफिनेटली न्यूरोपैथी है तो पेन कैसे इसमें परसीव होगा, ठीक है। जब लिम की एनेस्थीसिया होती है तो फिर पेशेंट क्या करता है, पेशेंट बेचारा सेंस नहीं कर पाता, पेशेंट क्या सेंस क्या प्रेशर को भी सेंस नहीं कर पाता और पेन को भी सेंस नहीं कर पाता, और मोस्ट ऑफ द इंजरीज वही प्रेशर की वजह से और पेन की वजह से होती हैं। तो जब ये सेंस नहीं कर पाता तो होता क्या है कि जो छोटी से छोटी इंजरी, माइनर इंजरीज भी पेशेंट के जो उसमें नहीं आती, ठीक है, नोटिस में नहीं आती। जब नोटिस में नहीं आती तो वो आहिस्ता आहिस्ता अल्सरेशन कराती हैं। इसको हम न्यूरोजेनिक अल्सर्स बोलते हैं, ठीक है। फीचर्स की अगर हम बात करें किसकी, जो न्यूरोजेनिक अल्सर्स की, ठीक है ना, तो ये अल्सर्स जो होते हैं ये पेनलेस अल्सर्स होते हैं, डेफिनेटली न्यूरोपैथी है, ठीक है, पहले भी हमने बताया। उसके बाद ये अकर कहाँ करते हैं, और प्रेशर पॉइंट्स पे ऑफ द फुट पे और प्रेशर पॉइंट्स ऑफ द हील पे ये होते हैं। और मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो इनकी पंच्ड आउट मॉर्फोलॉजी होती है, और इनकी फिर क्या होती है, दे अकर इन विद इन अ थिक कैलस, ये लिखा हुआ है, दे अकर विद इन अ थिक कैलस, ठीक है, ठीक है ना। और इसके अलावा याद रखें अगर तो डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से न्यूरोपैथिक अल्सर्स बने हुए हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से न्यूरोपैथिक अल्सर्स हैं, तो एसोसिएटेड फाइंडिंग्स क्या होंगी, एसोसिएटेड फाइंडिंग्स में हमारे पास क्लॉटोज हैं, ठीक है ना, क्लॉटोज हैं, न्यूरोपैथिक चेरकोट आर्थ्रोपैथी है, और डिक्रीज्ड स्वेटिंग, ठीक है। स्वेटिंग फिर क्या होती है, ठीक है ना, तो स्वेटिंग से फिर क्या होती है, ड्राई स्किन हो जाती है, और क्या होती है, स्केली फीट हो जाते हैं, ठीक है ना, स्वेटिंग से, ठीक है, ड्राई स्किन और स्केली फीट,
ठीक है। फिर डायग्नोसिस कैसे करेंगे, न्यूरोजेनिक अल्सर्स की डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे कि सेंसरी एग्ज़ाम करेंगे। सेंसरी एग्ज़ाम में हम क्या होता है, हमें क्या नज़र आएगा, हमें नज़र आएगा कि उस जगह में जहाँ पे अल्सर्स हैं वहाँ पे डिक्रीज सेंसेशन नज़र आएगी, ठीक है ना, जहाँ पे न्यूरोजेनिक अल्सर्स हैं वहाँ पे, ठीक है ना। अल्सर्स एनजीयूज़ के बारे में याद रखें, न्यूरोजेनिक अल्सर्स के बारे में कि ये जो अल्सर्स हैं ये डीप जा सकते हैं, और अगर जो हमारी ट्रीटमेंट जो थेरेपीज़ हैं उनके बावजूद ये अल्सर हील नहीं हो रहा, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि उसके अंडरलाइंग कोई ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, ठीक है ना। याद रखें इसको आपने कंसिडर करना है। अगर हील नहीं हो रहा ऑफलोडिंग थेरेपीज़ की वजह से भी कोई अल्सर ठीक नहीं हो रहा, न्यूरोजेनिक अल्सर, तो अंडरलाइंग ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है पेशेंट को। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि वेनस जो अल्सर्स हैं, जिसको हमने क्या कहा था, वेनस लेग अल्सर्स का था, आर्टियल को आर्टिरियल लेग अल्सर्स का था, न्यूरोजेनिक को एनजीयू का था ना। देखिए इनमें क्या फ़र्क है। अगर हम वेनस लेग अल्सर पेशेंट की हिस्ट्री देखें तो उनमें प्रायर डीवीटी आपको नज़र आएगा, अच्छा स्ट्रोक कोई नज़र आएगा, मिस कैरेजेस, ओबेसिटी, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, इस तरह का पेशेंट आपको मिलेगा, ठीक है। आर्टीरियल लेग अल्सर्स के पेशेंट की हिस्ट्री किस टाइप की होगी, वो कोई स्मोकर होगा, डायबिटीज़ या डिस्लिपिडीएसडी, ठीक है, डायबिटीज़, स्मोकिंग और डिस्लिपिडीमिया का वो पेशेंट वो शिकार हुआ होगा, ठीक है। इस न्यूरोजेनिक लेग अल्सर्स में भी डायबिटीज़ है और अदर काजेज़ ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी हमने ये पहले पढ़े हुए हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कौन कौन से कॉजेज़ हैं अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। साइट की बात करें तो VLUs जो हैं वो गैटर एरिया में होते हैं, ठीक है, और 70% मीडियल, 30% लेटरल एस्पेक्ट पे होते हैं। और आर्टियल लेग अल्सर्स की साइड की बात की जाए तो प्रेशर साइड्स पे, टोज वगैरह, हील वगैरह पे ये होते हैं, ठीक है। न्यूरोजेनिक की बात की जाए ये भी प्रेशर साइड्स पे होते हैं, ये हो गए। उसके बाद पेन की बात की जाए, देखिए पेन, देखें सबसे पहले याद रखें न्यूरोजेनिक जो अल्सर्स हैं वो पेनलेस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आर्टीरियल वेनस लेग अल्सर्स की बात की जाए तो माइल्ड टू मॉडरेट पेन होता है इसमें, और प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग की वजह से पेन चढ़ जाता है, ठीक है। आर्टीरियल लेग अल्सर्स सीवियर पेन वाले होते हैं, सीवियर, दे आर पेनफुल, हमने पहले भी कहा हुआ है, दे आर पेनफुल, ठीक है। और इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन इसमें होती है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी की बात की जाए अगेन तो वेनस लेग अल्सर्स आर इरेगुलर बॉर्डर्स के साथ होते हैं और शेलो होते हैं। और आर्टीरियल एलयूज़ की बात की जाए तो नेक्रोटिक स्कार आपको नज़र आएगा, पंच्ड आउट लेयंस होंगे ये, ठीक है। उसके बाद ये न्यूरोजेनिक भी पंच आउट लेयंस के साथ मिलेंगे आपको। इसके अलावा सराउंडिंग स्किन में क्या सिचुएशन होती है, वेनस लेग अल्सर्स में जो सराउंडिंग स्किन होती है वो पिगमेंटेड होती है, सेकेंडरी टू हीमोसाइड्रिन और लिपोडर्माटोस्क्लेरोसिस, LDS जिसे हमने पहले भी बताया, ये LDS किसकी वजह से, हीमोसाइड्रिन की वजह से और LDS की वजह से क्या होती है, वेनस लेग अल्सर की जो सराउंडिंग स्किन होती है वो पिगमेंटेड होती है, शाइनी होती है, एट्रोफिक होती है स्किन किसकी, आर्टीरियल लेग अल्सर्स की, विथ हेयर लॉस भी उधर हो जाता है, ठीक है। शाइनी एट्रोफिक सराउंडिंग स्किन होती है, ठीक है। मतलब ये कि अगर कोई यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई आर्टीरियल अल्सर है तो इसकी सराउंडिंग स्किन शाइनी होगी, इसमें बाल नहीं होंगे, ठीक है ना, ये इसका ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें के जो न्यूरोजेनिक जो अल्सर्स हैं वो थिक केलस होगा, अल्सर्स के इर्द गिर्द एक थिक केलस आपको नज़र आएगा। इसके अलावा अगर आप वेनस लेग अल्सर के पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वेरिकोस्टीज मिलेंगी, आपको एडीमा मिलेगा, पेरिफेरल एडीमा, ठीक है, आपको स्टेसिस डर्मेटाइटिस मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आर्टीरियल जो लेग अल्सर्स के पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो आपको वीक एंड एब्सेंट पेरिफेरल पर्सिस नज़र आ सकती हैं, प्रोलॉन्ग्ड कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, ठीक है ना, क्या है ये प्रोलॉन्ग्ड कैपिलरी रिफिल टाइम, ठीक है। PCRT इसका ग्रेटर देन 3 to 4 सेकेंड्स होगा डेफिनेटली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और पेलर होगा लेग में, अगर आप लेग एलिवेट करेंगे तो पेलर होगा फॉर 1 मिनट तक पेलर रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। यानी कि अगर आप 45 डिग्री तक एक पेशेंट की लेग को एलिवेट करें ऐसे करके तो तो पेलर नज़र आएगा आपको, ठीक है, 1 मिनट तक।
45 डिग्री तक 1 मिनट तक आपको एलिवेट करके ऐसे रखेंगे 1 मिनट तक, तो आपको पेलर नज़र आएगा। किस में? आर्टीरियल लेग अल्सर्स की ये एग्जामिनेशन के पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह न्यूरोजेनिक अल्सर्स में आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी नज़र आएगी ऑन एग्ज़ाम, और इसमें डिक्रीज्ड सेंसेशन नज़र आएगी ऑन एग्ज़ाम, ठीक है ना। इसके अलावा रिलेवेंट स्टडीज़ में डिफ्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी हमने पहले भी पढ़ा था VLU में, और उसके बाद ABI और CTA और MRI, ये आपको आर्टीरियल लेग अल्सर्स की रिलेवेंट स्टडीज़ हैं, ABI CTA और MRI, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेक्यूबिटस अल्सर्स, ठीक है ना, DU, ठीक है, DU रिकॉर्डर। इसको हम बेड सोर्स भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज प्रेशर अल्सर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये अक्सर बेड रिडन पेशेंट्स की एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, सीरियस, आई मीन इट, ठीक है ना, ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। और ये कब होते हैं? जब ये सॉफ्ट टिश्यू, जिस्म का जो सॉफ्ट टिश्यू है वो बीच में आ जाए, पिस जाए, जब बोन और बेड या फिर व्हील चेयर के बीच में आ जाए ना, तो क्या होता है, यहाँ पे डेक्यूबिटस अल्सर बन जाता है। 5 जो नोटोरियस फैक्टर्स है ना फॉर डेक्यूबिटस अल्सर्स के, वो उनमें से प्रेशर है, इंजरी है, अनीमिया, ठीक है। प्रेशर, इंजरी, अनीमिया और मेल न्यूट्रिशन और मॉइस्चर अलग है, ठीक है। ये PIA और प्रेशर, इंजरी, अनीमिया, मेल न्यूट्रिशन एंड मॉइस्चर, ये 5 फैक्टर्स हैं प्रीडिस्पोजिंग, ठीक है ना। तो डेक्यूबिटस अल्सर्स जो हैं वो ऐसे पेशेंट्स में होते हैं जो अक्सर ऐसे पेशेंट्स में होते हैं जिनकी स्पाइनल इंजरी हुई पड़ी होती है, या फिर जो कि कोई डेबिलिटेटिंग डिजीज़ इनकी होती है, ठीक है। उनमें ये होते हैं बेड रिडन पेशेंट्स में, ठीक है ना। अब अकल वाली बात क्या है? अकल वाली बात, अकल कैसे लिखते हैं? अकल ऐसे लिखते हैं, ये देखो कैसे लिखते हैं, ऐसे अकल लिखते हैं, ठीक है ना। अकल वाली बात यानी कि वाइज स्टेप क्या है? वाइज स्टेप ये है कि ऐसे पेशेंट्स को हम आइडेंटिफाई करें जो कि एट रिस्क होते हैं डेक्यूबिटस अल्सर्स के, ठीक है ना। और न सिर्फ आइडेंटिफाई करें बल्कि प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले लें, तो फिर हम वाइज कहलाएंगे, ठीक है। क्यों पता है? क्योंकि एक बार जब ये बनते हैं, ठीक है ना, तो ये डेक्यूबिटस अल्सर्स जो होते हैं वो दे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू हील, ठीक है ना। ठीक है ना। अब जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ऐसे केसेस में हम कौन कैसे ले सकते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेंगे कि टू अवॉइड प्रेशर ऑन बोनी प्रोमिनेंसेस, और वो क्या क्या मेजर्स हैं? वो मेजर्स हैं कि रेगुलरली हर 2 घंटे बाद पोजीशन चेंज करेंगे, और उसके बाद नर्सिंग करेंगे किस पे? स्पेशली डिज़ाइंड बेड्स पे, जिसकी वजह से वही प्रेशर रिड्यूस होता है ऑन बोनी प्रोमिनेंसेस में, ठीक है ना। तो ये 2 जो है ना प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ठीक है। अब देखें जो डेक्यूबिटस अल्सर्स होते हैं इनकी एक स्टेजिंग होती है, ठीक है। स्टेजिंग में इसके 1 2 3 4 स्टेजेस हैं, लेकिन याद रखें स्टेजिंग में अगर ओवरलाइंग स्किन नेक्रोटिक होना, ओवरलाइंग स्किन नेक्रोटिक हो तो स्टेजिंग एक्यूरेट नहीं हो पाती। इसके लिए एक्यूरेट स्टेजिंग के लिए फिर अगर नेक्रोटिक स्किन को हमें क्या करना पड़ेगा? डिब्राइडमेंट इसकी करनी पड़ेगी। अगर स्किन नेक्रोटिक है तो डिब्राइडमेंट करनी पड़ेगी, वरना स्टेजिंग हम ऐसे ही कर लेंगे। स्टेज 1 की बात की जाए, स्टेज 1 जो है, स्टेज 1, ठीक है ना, 1 इज़ नन, ठीक है ना, 1 नन, ठीक है। इसको हम नॉन ब्लैंचिंग इरिदीमा ऑफ इंटेक्ट स्किन को हम स्टेज 1 कहते हैं, नॉन ब्लैंचिंग इरिदीमा ऑफ इंटेक्ट स्किन। स्टेज 2 की बात की जाए तो स्टेज 2 जो है पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस, ठीक है ना। पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस हो तो स्टेज 2, फुल थिकनेस स्किन लॉस हो तो स्टेज 3, और फुल थिकनेस स्किन लॉस के साथ अगर एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू यानी कि कौन कौन से, जैसे टेंडन्स हो गए, मसल्स हो गए, ये भी शामिल हैं, तो फिर वो स्टेज 4 कहलाती है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखें कि 3 और 4 में, ठीक है ना, फुल थिकनेस है, फुल थिकनेस, लेकिन 4 में फुल थिकनेस के साथ प्लस कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि हमने आपको पहले बताई हैं, ठीक है ना। 1 इज़ नॉन ब्लैंचिंग एरिथेमा ऑफ द इंटेक्ट स्किन, 2 इज़ पार्शियल थिकनेस स्किन, ठीक है। अच्छा, याद रखें अगर स्किन नेक्रोटिक है तो एक्यूरेट स्टेजिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिब्राइडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डायबिटिक अल्सर्स, ठीक है। डायबिटिक अल्सर्स जो है वो फूड अल्सर्स अफेक्ट 1 in 10 डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है ना।
याद रखें। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि डायबिटिक फुट अल्सर्स जो हैं 1 in 10 डायबिटिक्स को में 10 डायबिटिक्स में से एक को ये तंग करते रहते हैं। ठीक है ना, ज़िंदगी में एक बार तो ये हो जाते हैं। ठीक है, 10 में से एक को। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पूटेशंस। बार बार अगर डायबिटिक्स में क्या होता है, ये अल्सर्स बन जाए तो एम्पूटेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है ना। अगेन मैं रिपीट करता हूँ इसको। देखें, डायबिटिक फुट अल्सर्स 10 डायबिटिक्स में से एक को ठीक है ना ये अफेक्ट करते हैं इनकी लाइफ टाइम में। और ये जो डायबिटिक्स हैं, ये डायबिटीज़ जो है ये इंक्रीज़ रिस्क ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पूटेशंस का सबब बनता है। और ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि डायबिटिक पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ जिसको हम डी पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ जिसको डीपैड बोलते हैं, डायबिटिक पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ इसका एक कॉज है। ठीक है, जब डायबिटिक पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ को फिर क्या इसको एसेलरेट करता है, कौन एसेलरेट करता है, डैमेज टू नर्व्स और डैमेज टू ब्लड वेसल्स। ठीक है ना। अब ये डैमेज टू नर्व्स और डैमेज टू ब्लड वेसल्स को कौन डैमेज करता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ग्लूकोज लेवल्स ये डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डीपैड हो जाती है। डीपैड की वजह से फिर डायबिटिक्स में इंक्रीज रिस्क ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पूटेशन हो जाती है। ठीक है, ठीक है ना। देखो, डायबिटिक्स में जो होती है ना, वूंड हीलिंग भी इम्पेयर्ड होती है। ये तो आपको पता है। आपको याद है जब मैं एक बार मस्जिद में जब छोटा था, मस्जिद गया था नमाज़ पढ़ने, जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू कर रहा था, तो मेरी जो फिंगर पे लेग टो के साथ वाली फिंगर पाँव में एक इंजरी हुई थी दो तीन दिन पहले, तो वो ठीक हो रही थी। तो मैंने इजलाल से कहा कि यार ये ठीक नहीं हो रही, 3 दिन से उतावला होकर मैंने कहा कि 3 दिन में ठीक नहीं हो रही। तो इजलाल कहता है कि शुगर तो नहीं है कहीं आपको, फिर हम हंसे थे। ठीक है, तो ये तो वूंड हीलिंग जो होती है ना, वो इम्पेयर्ड होती है डायबिटिक्स में। ठीक है, अब ये इम्पेयर्ड वूंड हीलिंग क्यों होती है, क्योंकि इम्यूनिटी डिक्रीज़ होती है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इम्यूनिटी एंड बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड कोलेजन सिंथेसिस क्या होती है, वूंड हीलिंग इम्पेयर्ड होती है। ठीक है, ठीक है। देखें, जो डायबिटिक वेस्कुलर डिजीज़ होती है, ठीक है ना, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स में डायबिटिक वेस्कुलर डिजीज़ के 3 कंपोनेंट्स में से एक है आर्थराइटिस है। ठीक है, पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है स्मॉल वेसल थ्रोम्बोसिस, जिसको माइक्रो एंजियोपैथी बोलते हैं। इसके बाद थर्ड है मैक्रो एंजियोपैथी यानी लार्ज वेसल एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, साथ में फिर न्यूरोपैथी। ये कंपोनेंट्स फिर कंपोनेंट्स हैं किसके, डायबिटिक वेस्कुलर डिजीज़ के। ठीक है ना, ये कंपोनेंट्स फिर ये कॉज करते हैं, क्या कॉज करते हैं, प्रॉब्लम्स इन का वेट बियरिंग एरियाज़ में ये प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे क्या होता है, अल्सर हो जाता है। ठीक है, ठीक है। याद रखें, डायबिटिक फुट अल्सर्स जो होते हैं ये डीपर होते हैं और मोर फ्रिक्वेंटली इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, तो निमोनिक में डीपर डायबिटिक फुट अल्सर्स आर इन्फेक्टेड मोर फ्रिक्वेंटली और डीपर होते हैं। ठीक है ना, याद रखें। उसके बाद देखिए, सेंसरी न्यूरोपैथी होती है ना, इसमें जब सेंसरी न्यूरोपैथी होती है तो छोटा सा भी जो इंजरी हो, वो उसमें पेन सेंस नहीं होता, डिक्रीज सेंस ऑफ पेन होती है। ठीक है, जब वो पेन सेंस नहीं होता, वो रगड़ खा खा के फॉर एग्जांपल पाँव में एक छोटी सी इंजरी लगी है। ठीक है, वो पेशेंट उसको सेंस नहीं करता, जूते पहन के दौड़ता है, इधर जाता उधर जाता, इधर जाता उधर जाता, वो छोटी इंजरी बाद में बड़ी हो जाती है, डीपर हो जाती है, बड़ी हो जाती है। वो फिर माइनर ट्रामा भी अननोटिस जाए, ठीक है ना, तो वो फिर डीप अल्सर बन जाता है। ठीक है ना, याद रखें कि जो क्लासिफिकेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, फुट अल्सर की क्लासिफिकेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, उनमें से कुछ मेथड्स मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, बल्कि मैं आपको सिर्फ इसमें वैगनर मैगेट ठीक है ना क्लासिफिकेशन बताऊँगा। देखो, हम इस वूंड को क्लासीफाई क्यों किया, लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से क्लासीफाई करते गए प्रोपोजिशंस तो काफ़ी सारी हुई। वो क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं कि ताकि कोई अच्छी सी कोई ट्रीटमेंट मिल सके। ठीक है ना, तो इनमें से जो बेस्ट जो क्लासीफाई किया ना इसको डायबिटिक फुट अल्सर्स को, वो वेगनर ने किया। ठीक है ना, वेगनर मैगेट के हम इस तरह मैगोट पढ़ो बस आसान, वेगनर मैगोट। ठीक है, तो ये निमोनिक है हमारा। ठीक है, इसकी जो क्लासिफिकेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन वूंड की डेप्थ पे ये बेस करती है। ठीक है, एंड हैज़ इसके 6 स्टेजेस या फिर ग्रेड्स हैं। ठीक है, 6 स्टेजेस में हम एक एक करके भी वेगनर के स्टेजेस पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर पहला स्टेज है
इसको हम ग्रेड ज़ीरो बोलते हैं। ठीक, ग्रेड ज़ीरो मतलब इंटेक्ट स्किन, फूड एट रिस्क, सिर्फ और सिर्फ फूड एट रिस्क होता है, तो इसको स्टेज वन कहते हैं। ठीक है, ग्रेड वन, फिर ग्रेड ज़ीरो बोलते हैं। होती पहली है लेकिन ये ग्रेड ज़ीरो है। ठीक है, उसके बाद ग्रेड वन की बात की जाए, सुपरफिशियल अल्सर है। ग्रेड टू में डीप अल्सर है। ठीक है, डीप अल्सर जो है वो डीप टू कितना, टेंडन, डीप टू बोन एंड डीप टू जॉइंट, ये डीप अल्सर स्टेज टू में होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो ग्रेड टू में हमने बात की कि ये डीप अल्सर्स होते हैं, डीप टू टेंडन, डीप टू बोन और डीप टू जॉइंट। ग्रेड थ्री में भी ये डीप अल्सर्स होते हैं, टू टेंडन, बोन एंड जॉइंट, प्लस एब्सेस और ऑस्टियोमाइलाइटिस के साथ आपको ग्रेड थ्री में ये अल्सर्स मिलेंगे वेगनार के मुताबिक। ठीक है, ग्रेड फोर में क्या होता है, ग्रेड फोर में 4 फुट गैंग्रीन होती है, इसको हम 4 फुट गैंग्रीन, ग्रेड फोर में सिर्फ इतना है 4 फुट गैंग्रीन। और उसके बाद ग्रेड फाइव में होल फुट गैंग्रीन होती है, मतलब 4 फुट गैंग्रीन। अगर ग्रेड फोर में अगर सिर्फ इतना गैंग्रीन है तो ये ग्रेड फोर है, अगर पूरे का पूरा होल फुट गैंग्रीन है तो ये कौन सा ग्रेड है, ये ग्रेड फाइव है। ठीक है ना। तो यहाँ पे गैंग्रीन से मुतालिक कुछ एमसीक्यूज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये देखें, ये एमसीक्यू है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक फूड है, तो इसका आंसर है हमारे पास ड्राई गैंग्रीन। ठीक है ना। याद रखें कि डायबिटिक फूड इज़ एन एग्जांपल ऑफ वेट गैंग्रीन, ये बात आपने याद रखनी है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ वेट गैंग्रीन। लेकिन अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन गैंग्रीन वी सी इन डायबिटीज़, तो वो आपको ड्राई गैंग्रीन आपने कहना है, दिस इज ड्यू टू वेस्कुलर इनसफिशिएंसी ईटीसी। ठीक है ना, याद रखें, वही बात है, डायबिटीज़ में इसको बोलता हूँ डायबिटीज़। मोस्ट कॉमन गैंग्रीन इसमें ड्राई गैंग्रीन होती है, लेकिन डायबिटिक फूड क्या है, इज एन एग्जांपल ऑफ वेट गैंग्रीन। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चेरकोट फूड। देखो चेरकोट फूड, चेरकोट एक ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है ना, ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, और इसमें हम शिना में भी इसको यूज़ करते हैं चोरकोट फूड ना। चोरकोट हम दरख्त के उस हिस्से को कहते हैं जहाँ पे शाखों की वजह से जो ऐसा ऐसा स्टेम के ऊपर ही चोरकोट सा ऐसा बना होता है, अगर उसका एंगल हम ले लें तो उस चोरकोट का इस तरह का एंगल होता है। इसी एंगल को आप फ्लिप करें तो ऐसे बन जाएगा, इसी तरह का एंगल बनता है चोरकोट फूड में। ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो इस तरह का ही एंगल होता है। फॉर एग्जांपल अगर इस बुक में देख लें तो ये नॉर्मल फुट है। ठीक है, ये नॉर्मल फुट है, नॉर्मल फुट का एंगल, ठीक है ना, इस तरह का एंगल है। लेकिन चोरकोट फुट में देखो इस तरह का यूं करके, ठीक है, ये आपको नज़र आएगा। ठीक है, इस तरह का एंगल होता है चोरकोट फुट में। अब चेरकोट फूड में क्या होती है, चेरकोट फूड में सेंसरी न्यूरोपैथी होती है जो कि फूड को इन्वॉल्व करती है। ठीक है ना, क्या होती है, सेंसरी न्यूरोपैथी जो कि फूड को इन्वॉल्व करती है, जिसकी वही वाली बात है, अनरिकॉग्नाइज्ड एपिसोड्स ऑफ ट्रॉमा, इसको पाँव पे लग जाते हैं। ठीक है ना, और पाँव का एंगल ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब देखो मोटर न्यूरोपैथी से फिर क्या होता है कि इंट्रिंसिक मसल की वीकनेस होती है, उसके बाद स्प्लेइंग ऑफ फुट ऑन वेट बियरिंग जो एरिया है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये स्प्लेइंग ऑफ फुट ऑन वेट बियरिंग और मोटर न्यूरोपैथी फिर फर्दर कॉम्प्लिकेट करते हैं किसको, इस इंजरी को या फिर ट्रॉमा को। ठीक है ना, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इज़ ए कन्वेक्स फुट विथ रॉकर बॉटम। ठीक है, रिजल्ट क्या है, कन्वेक्स फुट विथ रॉकर बॉटम अपीयरेंस। इस टाइप ऑफ फुट को हम क्या कहते हैं, चेरकोट्स फुट। ठीक है ना, अगेन एक बार फिर देख लें कि होता क्या है, सेंसरी न्यूरोपैथी इन्वॉल्व करती है फुट को, मोटर न्यूरोपैथी फिर इंट्रिंसिक मसल्स को वीक करती है, सेंसरी न्यूरोपैथी की वजह से अनरिकॉग्नाइज एपिसोड्स ऑफ ट्रामा हो जाता है। उसके बाद सबसे नेक्स्ट क्या है, स्प्लेइंग ऑफ द फुट ऑन वेट बियरिंग से भी ये फिर इसको फर्दर कॉम्प्लिकेट करती है। और इस तरह क्या होता है कि स्प्लेइंग ऑफ फुट ऑन वेट बियरिंग और मोटर न्यूरोपैथी फर्दर इस सेंसरी न्यूरोपैथी को कॉम्प्लिकेट करके क्या करते हैं, फुट की फिर कन्वेक्स फुट विथ रॉकर बॉटम एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर फुट का एंगल नॉर्मल एंगल इस तरह का है तो फिर इसको हम इस तरह का एंगल बन जाता है। ठीक है ना, ऊपर से ये देखें, ये बोन्स आपको ऐसे नज़र आएंगी। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, इसको हम चेरकोट्स फुट कहते हैं। ठीक है ना, याद रखें कि जो फ्रैक्चर्स होते हैं इसमें सीरीज़ ऑफ फ्रैक्चर्स होती हैं वो जो अननोटिस्ड चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता पेशेंट को। ठीक है, याद रखें चेरकोट फूड को हम क्या कहते हैं, न्यूरोपैथिक ऑस्टियो आर्थ्रोपैथी भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो ये चेरकोट फूड या न्यूरोपैथिक ऑस्टियो आर्थ्रोपैथी मोस्ट कॉमनली अगर होता है, ये डायबिटिक्स में होता है और ये 2% ऑफ द डायबिटिक्स को इन्वॉल्व करता है। ठीक है ना, और याद रखें दे आर मोर प्रोन टू डेवलप नॉन हीलिंग अल्सर्स।
ठीक है ना। तो ये जो फूट हैं चेरकोट फूट, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप नॉन हीलिंग अल्सर्स। कहाँ होते हैं? चेरकोट फूट में, ठीक है ना। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर सेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चेरकोट फूट, ठीक है। कौन से रूल्स एंड प्रिंसिपल? सबसे पहले रिलीफ ऑफ प्रेशर एट द अल्सर साइट, सबसे पहले तो हम प्रेशर को रिलीव करेंगे। दूसरा, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन के लिए हम क्या देंगे? एंटीबायोटिक, दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या है? एग्रेसिव सर्जिकल डिप्राइडमेंट करेंगे हम, ठीक है ना। और उसके बाद एडिक्वेट ग्लाइसीमिक कंट्रोल रखेंगे पेशेंट के लिए, ठीक है, ठीक है ना। अब जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है चेरकोट फूट की, सर्जिकल ट्रीटमेंट ये डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ द डिजीज़ पे। तो इसके फिर ग्रेड्स हैं हमारे पास, तकरीबन 6 ग्रेड्स हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ग्रेड 0 की बात की जाए तो इसमें गुड ग्लाइसीमिक कंट्रोल होता है एंड जनरल केयर भी अच्छी होती है ग्रेड 0 में। ग्रेड 1 और 2 में क्या होता है? नीड ऑक्सीजन, पेशेंट नीड्स ऑक्सीजन एंड क्या होता है? डेड टिश्यू को हम एक्सरसाइज करेंगे और अलॉन्ग विथ अदर मेजर्स भी साथ साथ में लेंगे, ठीक है। ग्रेड 3 में फिर क्या है? एक्सटेंसिव डिब्राइडमेंट की ज़रूरत पड़ती है नेक्रोटिक टिश्यू की, इंक्लूडिंग द बोन की भी एक्सटेंसिव डिब्राइडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अंदाज़ा करें आप, इंक्लूडिंग द बोन की भी एक्सटेंसिव डिब्राइडमेंट होती है, ठीक है ना। ग्रेड 4 फुट एम्पुटेशन वही वाली बात है, और ग्रेड 5 में बिलो नी एम्पुटेशन हो जाती है, ठीक है। 4 फुट मतलब वही वाली बात है, पाँव के इस जगह की एम्पुटेशन होती है। ग्रेड 5 में फिर बिलो नी एम्पुटेशन हम करते हैं। तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है चेरकोट फुट की, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रेड 5 में लिखा हुआ है मे बी नीडेड, बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह फिर नॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल की बात की जाए तो याद रखें कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल जो है ये एक की है फॉर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ, इट इज़ ए की फॉर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, ठीक है, डायबिटिक अल्सर जो है, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे केसेस में जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स हैं, ओरल ड्रग्स ये इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, हमें आईवी देना पड़ता है, आईवी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है कि इसके लिए ग्लूकोज को नॉर्मलाइज करने के लिए बॉडी में, ठीक है, ठीक है ना। देखिए ट्रॉपिकल अल्सर्स इसलिए इनको कहते हैं कि ट्रॉपिक्स जो ट्रॉपिक एरियाज़ जो हैं ट्रॉपिक्स जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, इनमें क्या होता है? इनमें ह्यूमिडिटी हो गई, ट्रामा हो गया और इंसेक्ट बाइट्स, ये 3 चीज़ें, ह्यूमिडिटी, ट्रामा और इंसेक्ट बाइट, ये 3 चीज़ें कंबाइंड विथ बड़ा सा प्लस विथ लो इम्यूनिटी और माइल्ड न्यूट्रिशन के साथ ये मिला के फिर क्या करते हैं? ये ट्रॉपिकल अल्सर्स को ये जन्म देती हैं, ठीक है ना। ट्रॉपिकल अल्सर्स जो हैं ये इनकी एजिस अंडरमाइंड होती हैं ट्रॉपिकल अल्सर्स की, और फ्लोर इसका स्लफिंग फ्लोर होता है और डिस्चार्ज होता है इनसे किसका? कॉपियस सीरोपिरुलेंट डिस्चार्ज ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिजम्स या फिर जिनको बग्स कहते हैं, बग्स कौन कौन से हैं ऐसे केसेस में? इन अल्सर्स में क्या होते हैं कि बैक्टीरियाइड्स ग्रो करते हैं, फ्यूजिफॉर्म्स ग्रो करते हैं, बोरेलिया विंसेंटियाई इस तरह के जो है ना वो ग्रो करते हैं, ठीक है ना। याद रखें ट्रॉपिकल अल्सर्स को फिगेडेनिक अल्सर्स भी कहते हैं, ड्यू टू इरोसिव नेचर होती है ना इनकी, तो इसलिए इनको फिगेडेनिक अल्सर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेजिंस डिजीज़। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेजिंस डिजीज़। बेजिंस डिजीज़ जो है इसको हम क्या कहते हैं? इरिदीमा इंड्यूरेटम भी बोलते हैं, इट्स ऑल्सो नोन एज इरिदीमा इंड्यूरेटम। इशियोलॉजी इसकी क्या है? अनसर्टेन है, कोई खास इशियोलॉजी आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ, इसको स्किन टीबी समझते थे इनिशियली, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी पॉजिटिव आता था, ठीक है, ठीक है। बेजिंस में क्या होता था इरिदीमा इंड्यूरेटम में कि कैरेक्टरिस्टिक क्यूटेनियस लेयर्स होते थे, कहाँ होते थे? ऑन द लेग्स के किस जगह में? यूजुअली काल्व्स में, ठीक है, काल्व्स में होते थे, CALVES काल्व्स में। और किन लोगों में होते थे? मिडिल एज्ड औरतों में ये इरिदीमा इंड्यूरेटम होता था, ठीक है। कैसे होते थे ये? पेनफुल होते थे, अल्सरेटेड स्कैरिंग होती थी, और अल्सर्स के बाद स्कैरिंग से ये हील होते थे, ठीक है ना। और वोइलेशियस इंड्यूरेटेड नोड्यूल्स ऑफ 1 to 2 सेंटीमीटर डायमीटर इनमें होते थे, वोइलेशियस इंड्यूरेटेड नोड्यूल्स। वोइलेशियस की मानी आप खुद डिक्शनरी में देख लें, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओरिएंटल सोर्स, जिनको बगदाद सोर्स भी बोलते हैं, दिल्ली बॉयल भी बोलते हैं, क्यूटेनियस लेशमैनियासिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का ये टॉपिक है, ठीक है ना। तो देखें कि होता क्या है, इट इज़ कॉज बाय ए पैरासाइट लेशमैनिया ट्रोपिका, ठीक है। लेशमैनिया ट्रोपिका एक पैरासाइट है, इसकी वजह से ये होते हैं, ठीक है। लोकेशन कहाँ होती है इनकी, एक्सपोज सर्फेसिस जैसे फेस वगैरह पे, ठीक है। याद है उलेन का जो पेशेंट जो वार्ड में बता रही थी कि वार्ड में एक पेशेंट था, इसके फेस पे ऐसा इस तरह का क्या है लैन था, वो हमने ट्रीट किया था, ठीक है ना। तो ये इंड्यूरेटेड प्यूप्यूल होता है, अगर अनट्रीटेड उसको रहने दिया जाए तो वो इंडोलेंट अल्सर बनाता है और अगली पिगमेंटेड स्कार बन जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इस जो है ना कंडीशन का जो ट्रीटमेंट है वो एंटीमनी ट्राटेरेट का हम इंजेक्शन लगाते हैं, टॉपिकल लगाते हैं, ठीक है ना। ये सही रिस्पॉन्स करता है, बट लेकिन स्मॉल लेयंस होना, अगर स्मॉल लेयंस हो तो हम कार्बन डाइऑक्साइड स्नो से उसको ट्रीट कर सकते हैं और उसके बाद क्यूरिटाज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेस्कुलाइटिस, ठीक है ना। वेस्कुलाइटिस क्या है कि वेस्कुलाइटिस जो है इसका एक रेंज होती है वेस्कुलाइटिस की, ठीक है ना। रेंज ऑफ डिसऑर्डर से कैरेक्टराइज बाय इन्फ्लेमेटरी वेसल डैमेज, ठीक है ना। यानी कि दिस इज़ अ रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज बाय इन्फ्लेमेटरी वेसल डैमेज। इसकी फिर क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ वेसल साइज की बेस पे। वेस्कुलाइटिस होती है स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस, मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस, लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस, फिर इनकी टाइप्स आपको हमने पहले भी बताई हुई हैं, ठीक है ना। तो ठीक है ना। देखें अगर वेस्कुलाइटिस जो है क्यूटेनियस हो ना, वेस्कुलाइटिस क्यूटेनियस हो तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से परपरा होता है और इसकी वजह से एरिदीमा होता है और इसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन नहीं इन्फेक्शन होती है। और ये तीन चीज़ें पेस्ट मिला के परपुरा एरिदीमा और स्किन इन्फेक्शन मिला के फिर पेशेंट को अल्सर करा देते हैं, ठीक है। ठीक है ना। लास्ट में हमारे पास है मलिग्नेंसी, ठीक है। देखिए मेनी मलिग्नेंसीज या फिर मेनी ट्यूमर टाइप्स जो हैं वो क्या करती हैं, इनमें बेशक मेटास्टेटिक ट्यूमर भी हो, ठीक है ना, मेटास्टेटिक ट्यूमर भी हो, ये फिर क्या करते हैं जैसा रीनल आरसीसी में होता है, स्काल्प में अल्सर्स। तो मेटास्टेटिक ट्यूमर मलिग्नेंसीज, मेनी मलिग्नेंसीज इंक्लूडिंग मेटास्टेटिक मलिग्नेंसीज वो क्या करती हैं, स्किन अल्सरेशन कराती हैं, ठीक है ना। वो स्किन अल्सरेशन कराती हैं एज अ फर्स्ट सिम्टम होता है, अक्सर का ये स्किन अल्सरेशन फर्स्ट सिम्टम के तौर पे नज़र आता है, ये याद रखें, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखें कि जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड बेसल सेल कार्सिनोमा आर द मोस्ट कॉमन अल्सरेटिंग स्किन ट्यूमर्स, ठीक है ना। बेसल सेल कार्सिनोमा स्क्वेमस सेल का मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स जो कि क्या करते हैं, इनका फर्स्ट सिम्टम क्या होगा, स्किन अल्सर्स, ठीक है ना। मार्जुलिन अल्सर एक ऐसा अल्सर है जो कि इज अ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ठीक है ना, याद रखें। अगेन मार्जुलिन अल्सर इज अ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा दैन कैन डेवलप इनटू लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर्स। ये मार्जुलिन अल्सर जो है ना लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, याद रखें। ठीक है, आखिर में जाते जाते एक MCQ पढ़ते हैं मेलेनेस अल्सर के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्सर इज कॉज्ड बाय synergistic infection of microaerophilic non-hemolytic streptococci and aerobic hemolytic staphylococcus। तो ये मेलेनेस अल्सर है, ठीक है।